नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा एकांकी के प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश रहा है जहां नाट्य शास्त्र की एक लंबी सुदीर्घ परंपरा रही है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि कृत वह रचना है जो पूरे विश्व के नाट्य साहित्य के इतिहास में अपनी तरह की अनूठी और अप्रतिम रचना मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि नाट्य शास्त्र ही केवल एक पहली इस मामले में कृति है कि जो नाटक के बारे में इतने विस्तार से उसके संरचनात्मक और तकनीकी पक्ष के बारे में बताती है। स्वयं नाट्य शास्त्र की भूमिका में भरत मुनि उल्लेख करते हैं कि मुझसे पूर्व सैलूक और 10 तरह के आचार्यों के कम से कम वो नाम गिनाते हैं। सैलूस जो जाति थी, नट थे, सैलूस थे, और उनके नामोल्लेख और उनके काम का उल्लेख करते हैं और उनको स्तवन करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश भरत से पूर्व के जिन आचार्यों ने नाट्य शास्त्र पर विचार किया उसकी सामग्री हमें उपलब्ध नहीं है। पूर्ण रूपेण तो भरत की सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। जिसे आज हम नाट्य शास्त्र कहकर और प्राप्त करते हैं वो लगभग 150 वर्ष की घटना है। 150 वर्ष पहले एक प्रति कहीं मिली, उसके आधार पर हम आज जितना नाट्य शास्त्र के बारे में जानते हैं और विश्लेषण करते हैं उसका आधार वही है। शेष तो अभिनव गुप्त की कारिका में जो उल्लेख हैं उससे हमें पता लगता है कि भरत की नाट्य संबंधी धारणाएं क्या थी, सिद्धांत क्या थे और उसकी व्याख्याएं क्या थी। बहरहाल यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि संस्कृत में एक हुए आचार्य धनंजय और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है 10 रूपक। तो 10 रूपक का मतलब है कि इसमें नाटक के 10 रूपों के बारे में बताया गया है। उन 10 रूपकों में एक प्रहसन रूपक भी है या रूपक भी है। तो प्रहसन और रूपक का जो रूप है वो एकांकी है। एकांकी शब्द बना वन एक्ट प्ले के अनुवाद से। अंग्रेजी में इस तरह की विधा को वन एक्ट प्ले कहा जाता है, एक अंक में खेले जाने योग्य। वहां जो इसकी परिभाषा की गई उसका मतलब है कि लगभग 40 मिनट की अवधि में जिस नाटक का मंचन हो जाए वह क्या होगा, वन एक्ट प्ले होगा। प्रश्न उठ सकता है कि एकांकी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए, वहां जैसे मैंने आपको कहा कि व्यायोग है, अंक है, वीथी है, भाण है, प्रहसन है, ये सब एक अंक वाले ही है हमारी नाट्य शास्त्र की परंपरा में। यानी नाट्य शास्त्र के रचयिता के समय भी ये प्रश्न उठा होगा। तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि चूंकि सभी मनुष्यों की प्रवृत्तियां नैसर्गिक है, समान नहीं है, तो सभी लोग, सब जन समान रूप से किसी विधा, मनोरंजन क्षेत्र इत्यादि इत्यादि में संलग्न नहीं हो सकते। सबकी अपनी अपनी सीमाएं, अपनी प्रवृत्तियां, अपनी रुचियां और अपने बोध का स्तर रहता है। तब ऐसे में जो जबरदस्त सामाजिक थे उनके लिए नाटक बनाया गया। जो मान लीजिए कोई व्यवसायी है या कुछ किन्हीं कारणों से, पारिवारिक या बीमारी या प्राकृतिक किन्हीं कारणों से 2 घंटे 1.5 घंटे समय नहीं दे पाते, तो उनके लिए आधे घंटे का नाटक यानी एक अंक का नाटक भी रखा गया ताकि वे कम समय में भी उस तरह की दीक्षा, भाव, संस्कार को प्राप्त कर सके। इसलिए आप पाएंगे कि किसी भी एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य होता है, एक घटना होती है, एक परिस्थिति होती है, एक समस्या होती है, और वो जो एकांकीकार होता है वो बहुत खूबसूरती से, बहुत ही शानदार ढंग से वहां बिना किसी अतिरिक्त चातुरी का प्रदर्शन किए, वहां वर्णन भी नहीं ज्यादा करेगा, चरित्रों के विकास को दिखाने के लिए लंबे लंबे कथन भी नहीं लिखेगा, बहुत सारे दृश्यों की ढेर या वर्षा भी नहीं करेगा,
विषयांतर नहीं होगा और 30 मिनट के बहुत बंधे बंधाए ढांचे में अपनी बात को कहेगा। उपेंद्रनाथ एकांकी विधा के शीर्ष हस्ताक्षरों में माने जाते हैं। वो कहते थे कि एकांकी के लिए 3 आधारभूत चीजों की, जो एकांकी सर्जक है उसके लिए 3 आधारभूत चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1 आकार व समय की लघुता, दूसरा अभिनयशीलता, तीसरा रंग संकेतों की स्पष्टता। आकार व समय की लघुता से तात्पर्य कि एकांकी नाटक की तुलना में आकार में छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर नाटक को 1.5 घंटे लगता है तो एकांकी को 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अभिनयशीलता का मतलब है कि अगर उस एकांकी का अभिनय नटन मंच पर नहीं हो सकता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। और रंग संकेतों की स्पष्टता, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत चीजें करनी है, तो जो एकांकीकार है वो परिवेश और भाषा और भूगोल इन सब के मिश्रण के लिए कुछ पहले से ही संकेत करते हैं, जिससे कि संकलन त्रय के अंदर दिक्कत नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि एकांकी में जीवन की किसी एक संवेदना के किसी एक आयाम को, एक संवेदनाओं में भी अनेक संवेदनाओं का विलयन होता है, तो आपका जो मर्म स्पर्श होता है वो तब होता है जब आप एक, जिसे कहते हैं, एकदम केंद्रस्थ होते हैं। इसलिए अच्छा एकांकीकार क्या करता है कि जीवन के एक दिन में भी अनंत घटनाएं घटती हो, उनमें से सबको छोड़ के किसी एक घटना, किसी एक विषय, किसी एक समस्या, किसी एक प्रकरण को अपनी अभिव्यक्ति के लिए आधार बनाता है। फिर उसमें 2 वर्गों या 2 पात्रों को सामने रखकर टकराता है उन्हें, और उस टकराहट से जो संघर्ष उत्पन्न होता है, अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है, पारस्परिक संघर्ष आता है, उनके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को आकार देता है। यानी वो जीवन की स्वाभाविकता और गति के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी बात की अभिव्यक्ति करता है। कलात्मक दृष्टि से देखें तो एकांकी के यूं, अगर जैसे हमने आदत कर रखी है कि चीजों को बांट कर देखने की, तो इसके 8 पक्ष दिखेंगे, तो तत्व के रूप में आप जिन्हें जान सकते हैं कि एकांकी इन 8 तत्वों से बनी। वहां तत्व क्या है? नंबर 1 कथा वस्तु, नंबर 2 कथोपकथन यानी संवाद, नंबर 3 चरित्र चित्रण या पात्र, नंबर 4 भाषा शैली, नंबर 5 उद्देश्य, नंबर 6 संकलन त्रय, नंबर 7 अभिनेयता और 8 अंतर्द्वंद्व। सबसे पहला कथा वस्तु, ये मूल है। जैसे योग में मूलाधार चक्र होता है ना, वैसे ही यहां इस विधा का मूल, किसी विधा का मूल पहला कथ्य है। जो सारे चरित्र हैं वो इस कथा की सृष्टि को और विकास को आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा एकांकीकार पहले जीवन के विविध आयामों में से किसी एक आयाम की कथा को चुनता है, एक विषय को चुनता है, उसकी कथा को चुनता है, और फिर समसामयिक संदर्भों का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्पना के माध्यम से कुछ ऐसी कथा को सृजित करता है कि जिसमें 5 भाग होने, शास्त्र के अनुसार 5 भाग होने अनिवार्य हैं। प्रारंभ हो, नाटकीयता हो, द्वंद्व हो, चरम सीमा यानी क्लाइमैक्स हो, परिणति माने एंड हो। अगर इस 5 से मिली हुई आपकी कथा वस्तु होगी तो निश्चय ही वो श्रेष्ठ होगी। दूसरा कथोपकथन, चरित्रों का विकास और कथा वस्तु का विस्तार, ये दो जो महत्वपूर्ण काम है वो इस संवाद योजना जिसे हम कहते हैं या कथोपकथन कहते हैं, इसके माध्यम से होता है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान ये रखना है कि संवाद छोटे हो, संक्षिप्त हो, चुटीले हो, रोचक हो, उत्सुकता से पूर्ण हो, जिज्ञासा समन करने वाले हो, उनमें उनकी भाषा में एक प्रवाहमयता हो, और सबसे बड़ी बात परिवेश जो है उसके अनुकूल भाषा उसमें इस्तेमाल की गई हो। ये नहीं कि परिवेश कुछ और दिखाया जा रहा है और भाषा कुछ और कह रही है। तीसरा चरित्र चित्रण या पात्र। देखिए, ये जो नाटककार है या एकांकीकार है या सृजक है कोई भी,
तो वो अपने विचारों को इन पात्रों के माध्यम से तो व्यक्त करता है। यानी अच्छा एकांकीकार वो होगा जो एकदम जीवन के, दैनंदिन जीवन के किसी ऐसे पक्ष से जिसका सामना लगभग हर मनुष्य को करना पड़ता है, वहीं से कोई अपने तथ्य उठाएगा और फिर उसे ऐसी बोधगम्यता प्रदान करेगा कि जिसके माध्यम से पूर्ण कल्पना का समावेश करते हुए, उसमें संक्षिप्त आदि गुणों का साथ रखते हुए, भाषा के सौष्ठव को ध्यान रखते हुए, पूरी सतर्कता और सजगता से आगे बढ़ते हुए वह सारे पात्रों का आपस में द्वंद्वात्मक एक टकराहट कराता है, जिसके माध्यम से नाना प्रकार के विचार अनुस्यूत होते हैं और उन विचारों से ही हम ये समझ पाते हैं कि ये रचनाकार किस तरफ हमें ले जाना चाहता है और क्या दिखलाना चाहता है। भाषा शैली, भाषा शैली का मतलब है कि आप अभिव्यक्ति जब कर रहे हैं तो कैसी भाषा ले रहे हैं। क्या ऐसी भाषा का चयन कर रहे हैं जो आपके सामान्य पाठक को, श्रोता को समझ में आती है, या ऐसी भाषा का चयन कर रहे हैं कि जो अच्छे खासे पंडित को उसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़ जाए। यानी सुगम, सहज, बोधगम्य और संप्रेषणीय और परिवेश के अनुकूल और चरित्र के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा से ही अच्छी एकांकी का निर्माण होगा या उसे अच्छी एकांकी बनाने में सफलता मिलेगी। इसलिए भाषा शैली का बहुत और सबसे बड़ी बात है, एकांकी की भाषा नाटकीय शैली होनी चाहिए। वो सामान्य गद्य प्रवाह नहीं है, ना पद्य प्रवाह है, बल्कि उसकी भाषा में नाटकीयता होनी चाहिए, चुटीलापन होना चाहिए, मर्म वेदने की सामर्थ्य से युक्त होनी चाहिए। फिर है उद्देश्य। दुनिया में कोई काम निरुद्देश्य नहीं होता, हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो जाहिर है रचनाकार भी निरुद्देश्य तो किसी रचना की रचना करेगा नहीं। तो ये जो संवाद योजना है, ये जो वैचारिक टकराहट पात्रों की है, सांकेतिक रूप से वो ये कहना चाहता है कि मैं इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, या समाज और संवेदना के प्रांगण में आप इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अच्छा एकांकीकार वो होता है जो बहुत खुले खुले ढंग की बजाय सांकेतिक ढंग से इस बात को अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है और उसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। फिर संकलंत्र। संकलंत्र का मतलब है एक काम एक समय और एक स्थान पे होना चाहिए। आप महाराणा प्रताप को शेर पे दिखाएंगे तो पब्लिक उसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि महाराणा प्रताप घोड़े का इस्तेमाल करते थे। आप महाराणा प्रताप के साथ जीन्स पैंट और शर्ट में 6 फुट लंबे आदमी को दिखाएंगे तब भी लोग स्वीकार नहीं करेंगे अट्टे कट्टे आदमी को, क्योंकि वो जीन्स पैंट नहीं पहनते थे। उनके हाथ में बंदूक दिखाएंगे तब भी चेतना के अंदर जो उनकी छवि हमारी बनी हुई है, उसके हाथ में भाला है और बख्तावर पहना है और 6 फुट लंबा आदमी और घोड़े पर सवार है। यानी समय, देश, काल, वातावरण सब एक होना चाहिए, तब वो आपकी बात सही ढंग से संप्रेषित होगी और ग्राह्य होगी, अन्य तथा नहीं। और 7वां अभिनेता। देखिए, अगर कोई आपने कुछ नाटक लिखा, एकांकी लिखी और वो मंचन योग्य नहीं है, कोई अभिनेता उसका मंचन ही नहीं कर पाए, तो इसकी मतलब उसके अभिनेता के गुण से कुछ समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी एकांकी की रचना की जाए जो अपने पात्रों के मनोभाव को हृदय स्पर्शी संवादों के माध्यम से, प्रभावोत्पादक जो अभिनय है उसके माध्यम से, और खासकर एकांकीकार ने जो हमें निर्देश दिए हैं उनके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। और आखिर है, हृदय में निरंतर द्वंद्व चलता है अच्छे बुरे का। तो अच्छा एकांकीकार क्या करता है, किसी भी समस्या पर अपने पात्रों की टकराहट करवाता है, उससे उन दोनों पात्रों के मन में उसको लेकर जो विचार चलते हैं, उन विचारों को समझने से हमारी दृष्टि साफ होती है, हमारा विकास होता है, मानसिक विकास होता है, हम विभिन्न मनोस्थितियों को की सूक्ष्म विश्लेषण में सक्षम हो जाते हैं और जीवन को समझने की हमारी दृष्टि का परिष्कार होता है। तो ये थे 8 तत्व, और इस तरह से मैंने आज आपको इस कक्षा के दौरान बताया कि हिंदी में एकांकी विधा जो है पश्चिम के वनक प्ले से ली गई, हमारे यहाँ काव्यशास्त्री परंपरा के 10 रूपों में एक है,
और इसके लिए 7 तत्व माने गए हैं और वे क्रमशः हैं कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनेता और अंतर्पण। आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारियां ग्रहण करने में सुविधा रहेगी। किसी को इसको लेकर कोई प्रश्न इत्यादि है तो पूछा जा सकता है, कोई जिज्ञासा है तो समित की जा सकती है। नमस्कार।